हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। मुद्दा है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को मिलने वाली न्याय की लड़ाई को लेकर। 19 वर्ष की मात्र हमारी बेटी अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित भाजपा नेता के वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करती है। ये नौकरी सिर्फ 28 अगस्त 2022 को लगी। महीना भर भी नहीं हुआ इस बेटी को भाजपा के नेता जिनका नाम विनोद आर्या है उनके रिजॉर्ट में 28 अगस्त के बाद सीधा 18 सितंबर महीने के भीतर अंकिता भंडारी पर कथित रूप से वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला जाता है, जो सबके सामने आ चुकी है सच्चाई। उसी दिन 18 तारीख को अंकिता इस वीआईपी को सर्विस देने से, आप समझ रहे हैं मैं शब्द का इस्तेमाल जो कर रही हूं उसका क्या मतलब है, उसे देने से साफ इनकार करती है बहुत बहादुरी के साथ कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 18 तारीख को उसकी हत्या होती है और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया जाता है। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक एफआईआर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एफआईआर नहीं हो रही। मां बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है और 23 सितंबर को बुलडोजर भी चल गया। बुलडोजर चलाने का एक ही मकसद था, अंकिता भंडारी वहां रहती थी, सब चीजों के सबूत उस रिजॉर्ट और अंकिता जहां रहती थी मौजूद थे और इन्हें पता था मामला गंभीर होने वाला है और इन्होंने उस पर बुलडोजर चलाकर, उस विधायक ने पुष्कर धामी जी के आदेश पर बुलडोजर चलाकर उन सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। अब आ जाइए 24 सितंबर, बुलडोजर 23 को चल गया है, एफआईआर मामूली दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का शव मिलता है, चीला नहर ऋषिकेश से बरामद किया जाता है और जैसे यह शव बरामद होता है हाहाकार मच जाता है। अंकिता भंडारी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं और जब सर से पानी गुजरा तो मजबूर होकर भाजपा नेता के बेटे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है, सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है एंड अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद, ये गिरफ्तारी कब होती है? 24 को। बुलडोजर कब चल गया? 23 को। शव कब मिला? 24 को। अब उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 से 30 तक लोग सड़कों पर आए क्योंकि शव मिल चुका है। मामूली एफआईआर में देरी, लापता का मामला और बुलडोजर चला के सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद जब जन आक्रोश सड़कों पर पूरा आंदोलन होता है तब सरकार को झुकना पड़ता है और तब मामला, मामूली एफआईआर नहीं, पुलिस का इसमें एक्सपर्टी नहीं थी कि इतने गंभीर मामले की जांच कर पाए, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बनता है और मुख्यमंत्री उस दबाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा देते हैं। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, एसआईटी का गठन दबाव में। लेकिन हुआ क्या? 3 साल में वो वीआईपी कौन था नहीं सामने आता नाम। एसआईटी के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया उनका वीडियो मैं अभी आपके पास दिखा देती हूं। अक्टूबर 22 आ गया है, अभी अक्टूबर में एसआईटी को जांच सौंपी जाती है, तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी एंगल को लेकर भी भारी विवाद हुआ लेकिन चुप्पी अब तक बनी हुई है कि वीआईपी कौन वीआईपी था जिसपे बेटी को खास सर्विस देने का दबाव बनाया कर उसके इनकार के बाद उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। ये जो अब गिरफ्तार किए गए उनका वीडियो मैं आपके सामने, जिसपे कह रही थी एसआईटी की जांच के बाद 3 साल के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद उन दोषियों को दिखाना चाहती हूं। वो वीडियो आपके सामने है। ये है कोर्ट में सजा मिलने के बाद जब तीनों आरोपियों को जेल से ले जाया जा रहा था
तभी सौरभ भास्कर, जिसे अंकिता की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली है, कैमरे के सामने मुस्कुराता और पोज देता दिखा। उसकी ये बेशर्मी देखकर लोग गुस्से और हैरानी में हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या इंसान की जान लेने की सजा इतनी हल्की लगती है कि एक हत्यारा हंस सके। आप देख रहे हैं, दोषी करार दिए गए हैं, सजा हुई है, लेकिन मुस्कुराहट, हाथ हिलाते हुए, ऐसे जैसे माफी चाहूंगी, ऐसे लग रहा है जैसे आजादी के आंदोलन में कोई शहीद होने जा रहा है या शहादत देने जा रहा है, बेशर्मी के साथ। और ये वही उत्तराखंड है जिसे देवभूमि और वीरों की भूमि कहा जाता है। और आज 3 साल के बाद पुष्कर धामी, आप सीबीआई जांच के लिए माने नहीं हैं, आपको घुटनों पर जन आंदोलन उत्तराखंड के लोग लाए हैं। कौन लोग आपको घुटनों पर लाए हैं? ये वो लोग हैं जो इस बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को, और देश भर से आवाजें उठी। अब एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एक सेना का जवान सरहद पर है, बर्फीली चोटियों के बीच से उत्तराखंड का वो जवान अपील कर रहा है। भाजपा की ही एक महिला नेता थूक रही है भाजपा पर कि मैं थूकती हूं कि तुम इस तरीके से उस वीआईपी को बचाने का प्रयास अब तक कर रहे हो। हमारी महिला कांग्रेस ने 3 साल पहले जब यह मामला एसआईटी को सौंपने की मांग हुई थी, हमारी महिला कांग्रेस 3 साल पहले भी सड़कों पर थी, अपने सर के बाल महिला कांग्रेस ने मुंडवा दिए थे। एक महिला के लिए यह सब करना आसान नहीं होता। 3 साल तक हमारी महिला कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के निरंतर इसलिए सिर्फ संपर्क में रही कि इस न्याय की लड़ाई में एक भरोसा, एक विश्वास कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कानूनी तौर पर मदद चाहिए, आपको इस मामले को लड़ने के लिए आर्थिक तौर से मदद चाहिए, आपको एक राजनीतिक, क्योंकि संसद में आवाज उठेगी, विधानसभाओं में उठेगी, हमारे विधायक, हमारे सांसद उठाएंगे, उस तौर पे भी हम इस परिवार के लगातार संपर्क में रहे कि आपको विश्वास दिलाते हैं अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन था और उसे बचाने का प्रयास 3 साल से कौन कर रहा है, वो भी बराबर के दोषियों ने आगे लाकर, सामने लाकर सख्त से सख्त सजाएं देने की हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। इतना करने में थोड़ा सी भी संकोच नहीं होता कि अगर हम जीतने वाले होते तो ये लड़ाई यहाँ तक चलती। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। और फिर अरे जब एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो यहाँ तो 3 साल हो गए हैं, हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप देख रहे हैं एक सेना का जवान कह रहा है कि एक दिन में नोटबंदी का ऐलान हो सकता है, तालेबंदी का ऐलान हो सकता है, लेकिन 3 साल बाद भी बेटी को न्याय नहीं। तो ये सवाल जब कहते हैं कि एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तालेबंदी, तो ये सवाल किसी और से नहीं, एक सरहद पे खड़ा जवान सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कर रहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो बेटी को 3 साल में न्याय क्यों नहीं दिला सकते। अंकिता भंडारी के पिता के मुंह से आपने 2 नाम सुने, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार के नाम। वो बार बार इन नामों को ले रहे हैं। कहां है ये 2 नाम? क्या एसआईटी ने इनसे पूछताछ की? कभी इनको बुलाया गया? इनकी भूमिका क्या रही? और आज तक भाजपा इन्हें क्यों बचाने के, या मुख्यमंत्री धामी आप प्रयास कर रहे हैं, ये जवाब आपको देना होगा। ये लड़ाई खत्म यहां नहीं होगी, ये लड़ाई यहां से एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि हमारा आज भी मानना है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई 5 दिन तक, और एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुआ यह मामला था, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जाती रही। 23 सितंबर को जो बुलडोजर चलाया गया, बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चला? कोई न्यायिक आदेश नहीं था, कोई पुलिस, किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, तो विधायक ने बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चलाया? सवालों के घेरे में विधायक भी है और बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि उसने सबूत नष्ट करने का काम करके कार्रवाई के जो न्याय की प्रक्रिया में जो है बाधा डाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल, आरोप है कि वीआईपी शामिल है, अनैतिक सेवाएं देने का दबाव था। एसआईटी सरकार द्वारा वीआईपी की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
एसआईटी बताए कि क्या उसकी पूरी जांच में, पूछताछ में किसी वीआईपी का नाम आया या नहीं आया? आया तो कौन था, नहीं आया तो भी बोलिए। यदि वीआईपी मौजूद नहीं थे तो खंडन क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई वीआईपी नहीं था। और अगर था तो नाम सार्वजनिक करने से क्यों उसे रोका जा रहा है? क्यों लोगों को नहीं बताया जा रहा है? नैतिक जिम्मेदारी बनाम औपचारिक कार्रवाई, यह नैतिक जिम्मेदारी थी पर इन्होंने औपचारिक कार्रवाइयां की हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए, बचने के लिए। दबाव के बाद विनोद आर्या को पार्टी से निष्कासित, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया है हमने, लेकिन विनोद आर्या का रिजॉर्ट था, उसका बेटा शामिल था, बुलडोजर चला, सबूत नष्ट हुए और ये सिर्फ पार्टी से आपने निकाला, लेकिन कानूनी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी तरह की कोई सार्वजनिक माफी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपके विधायक, आपकी सरकार, आपके नेता इस बेटी के उसमें शामिल थे, आपने क्या किया? क्या केवल पूछना चाहते हैं, क्या केवल निष्कासन पर्याप्त है कि किसी को पार्टी से हमने निकाल दिया? क्या यह पर्याप्त है? यह सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। क्या सत्ता में रहते हुए नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि सारा कानून करेगा, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं और आप न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये भाजपा की तरफ से कुछ और नहीं, मात्र डैमेज कंट्रोल था, ना कि अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, दो शब्द आते हैं। ये सिर्फ इनका डैमेज कंट्रोल की अब नुकसान हो रहा है पार्टी की छवि का, लोग सड़कों पर, इसको कैसे हम लोग बचाया जाए? महिला सुरक्षा, नारे बनाम वास्तविकता क्या है? बेटी बचाओ जैसे अभियानों के समांतर पैरेलल ये सब होता है। नारा लगता है बेटी बचाओ और निरंतर आप देखोगे बेटियों के दोषियों को बचाने का काम होता है। तो ये है नारे बनाम वास्तविकता। एक कामकाजी युक्ति, सत्ता संरक्षित रिजॉर्ट में असुरक्षित है। सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा योजनाएं सत्ता समर्थित संस्थानों पर लागू नहीं होती हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या गरीब, अंकिता भंडारी के माँ बाप गरीब हैं, वो बच्ची नौकरी कर रही थी, घर का पालन पोषण कर रही थी। सवाल फिर उठता है, क्या गरीब परिवार की बेटी का जीवन कम मूल्यवान है? उसकी कोई कीमत नहीं। वो एक गरीब की बेटी थी, अपने परिवार के पालन के लिए नौकरी कर रही थी और उसके साथ ये सब महीने भर के नौकरी के समय ये हो जाता है। न्याय मिला, कहने को कहते हैं न्याय मिला, 3 लोग उम्र कैद हुई, लेकिन उन उम्र कैद वालों की शक्लें, चेहरे मालूम है, आ जाएंगे बाहर। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा, झटके में सजा माफ, जेल से रिहा, लड़ना पड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को जाकर बेटी को, और सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिला कि कुलदीप सिंह सेंगर रिहा नहीं होगा। क्या गारंटी है ये रिहा नहीं होंगे, जिंदगी भर इनकी जेल में सड़ने को देंगे? नहीं, सुविधाएं देंगे, सड़ेंगे नहीं, ये सुविधाएं मिलेंगी, इसको पता है। इसीलिए ये जो तीनों दोषी अपराधी जेल भेजे जा रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। न्याय मिला पर पूरा नहीं मिला। तीनों आरोपियों को सजा, लेकिन वीआईपी एंगल अभी अधूरा है। वो वीआईपी बाहर रहकर इन तीनों को बचाने का काम करेगा, खुद तो बचेगा, इनको भी बचाएगा, इसीलिए वो इतने आत्मविश्वास के साथ अंदर गए हैं। सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जिन्होंने पूरी तरह से सबूत नष्ट किए वो आजाद फ्री कैसे घूम रहे हैं? क्यों उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए? राजनीतिक संरक्षकों पर कौन बचा रहा है इस सब व्यवस्था में? इन सबको वो भी बराबर का दोषी है, वो भी सामने आना उनका जरूरी है। अंकिता भंडारी का मामला एक हत्या नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला मात्र एक हत्या नहीं है, बल्कि सत्ता, संरक्षण और चुप्पी की राजनीति का एक, मैं कहूं, घिनौना चेहरा है। न्याय बेटियों को मिल रहा है, लेकिन सरकारों से नहीं, न्याय जन दबाव से मिल रहा है। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, यहां न्याय मिलना मुश्किल है। सत्ता स्वयं जवाबदेह नहीं बन रही है कि सत्ता आगे आकर कार्रवाइयां करे, ऐसा नहीं हो रहा है। राजनीतिक परिवार कानून से ऊपर दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा बिना सत्ता निष्पक्षता के संभव नहीं है। सत्ता का पूरा इसमें जब तक हस्तक्षेप रहेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी पूरा होता है जब अपराध, संरक्षण, चुप्पी तीनों पर कार्रवाई हो। और यहां पर अपराधी बचा हुआ है, वीआईपी संरक्षण देने वाले बचे हुए हैं, और मुख्यमंत्री धामी जो चुप्पी बनाए हुए हैं वो भी बचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो।
सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो, सबूत नष्ट करने वाली विधायक पर भी कार्रवाई हो, महिला कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों का सख्ती से अनुपालन हो, जो यहां पर भी नहीं हो रहा था, राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही भी तय हो, चाहे वो एक राज्य से दिल्ली की सत्ता में बैठे, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र अनिवार्य कर दीजिए, जो हमने भी मांग की कि एक सिटिंग जज के अधीन सीबीआई की ये जांच की जाए, पर 3 साल लगे, आंदोलन करना पड़ा, बहुत लोगों को अपनी जो है अपना त्याग देना पड़ा हर चीज का, तब जाकर ये जांच होती है। लेकिन 3 साल मुझे लगता है अपराधियों को बचाने के में डर है कि ये सत्ता, ये सरकार कामयाब हो गई, क्योंकि 3 साल सब नष्ट कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं आपसे फिर कहती हूं, 3 साल मामला एसआईटी में चलता है, अब सीबीआई की जांच पुष्कर धामी जी कितने साल चलेगी, ये पूछना चाहते हैं। सीबीआई की जांच क्या फास्ट ट्रैक में करके 6 महीने के भीतर 2026 में ही वो वीआईपी कौन था, बुलडोजर चलाने वाले कौन थे, सबूत नष्ट करने वाले कौन थे, क्या सीबीआई निष्पक्षता के साथ बिना दबाव के 6 महीने के भीतर इसे अंजाम तक पहुंचा सकती है? अगर पहुंचा सकती है तब हम कहेंगे ये न्याय हुआ है। और अगर इस मामले को 2, 3, 4, 5, 6 साल तक और चलाकर हर चीज को नष्ट कर दिया जाएगा, तो ये मुझे लगता है ये न्याय नहीं, ये घोर अन्याय होगा, और इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लास्ट में यही कहूंगी, अंकिता भंडारी का मामला यह याद दिलाता है कि यदि सत्ता जवाबदेही नहीं रहेगी तो न्याय केवल संघर्ष से ही मिलेगा। यह श्वेत पत्र न्याय की पूर्णता, महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग करता है। न्याय केवल अदालत से नहीं, सत्ता की जवाबदेही से पूरा होता है। यह आज हम जारी करते हैं, और मैं बिल्कुल इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच कब, कहां, कितनी आगे बढ़ती है, हमारी पल पल नजर इस पे रहेगी। और लगेगा कि अभी भी सीबीआई की जांच शुरू हुए समय हो गया है, लेकिन उस वीआईपी को बुलाया नहीं, पूछताछ नहीं, और 6 महीने तक भी हमें लगेगा, 8 महीने तक, तो फिर आप कुछ उम्मीद मत करिएगा। और हम भाजपा से कहते हैं, नैतिकता दिखाइए। जिन नेताओं के नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, जिसे वीआईपी माना जा रहा है, उसे आपको उत्तराखंड की धरती से दूर रखना होगा। लेकिन आज भी वो उत्तराखंड का प्रभारी है, आज भी वो सक्रिय रूप से वहां पर उसका आवाजाही है, वो हर चीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा से मांग करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अब शर्म और नैतिकता बची है तो इन सभी अपराधियों को उत्तराखंड की धरती और इस पूरी न्याय प्रक्रिया जांच से जो है दूर रखा जाए, ताकि निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करके अंकिता भंडारी के माता और पिता को, जो इसमें आवाज उठा रहे थे, उन्हें हम न्याय दिला सकें। मैं अब आमंत्रित करती हूं वैभव वालिया जी को, आगे की बात को वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। उसके बाद हम आपके सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद अलका जी। बहुत विस्तार से अलका जी ने आपके सामने अंकिता भंडारी केस, जो पूरे देश में आज एक लड़ाई बन चुका है, उसके ऊपर अपनी बात रखी है। मैं अब आपका ध्यान, पूरे देश का ध्यान आपके माध्यम से उत्तराखंड के पिछले दिनों घटित हो रही घटनाओं के ऊपर लाना चाहता हूं। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार यूके SSSC ग्रेजुएट लेवल की 417 पोस्टों के लिए जब पहले सारे पेपर लीक हुए और सरकार ने दावे किए कि अब हम जो है नकल कानून बना चुके हैं, हम सख्ती ला चुके हैं और अब हम एक सफल एग्ज़ाम कराएंगे, तो एक परीक्षा कराती है, वो पेपर भी लीक हो जाता है। प्रदेश के सारे युवा सड़कों पे उतरकर आंदोलन करते हैं। अनंतः 29 सितंबर को मुख्यमंत्री को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है और जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ता है। अक्टूबर के अंत में सीबीआई केस को लेती है। वर्तमान में केस सीबीआई कोर्ट में जारी है। 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा का एक छात्र एंजल चकमा, जो अपने भाई माइकल के साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास में जाता है, कुछ आपराधिक तत्व उसके ऊपर रेशियल टिप्पणी करते हैं, उसको चिंकी, चाइनीज, चीनी कहते हैं और उनका विवाद होता है, उनका झगड़ा होता है। माइकल के सर पे धारदार
एक हथियार से वार किया जाता है। एंजल चकमा की पीठ में और गर्दन पे चाकू से वार किया जाता है। 15 दिन वो अस्पताल में रहता है, अनंता अपने प्राण त्याग देता है और आज 1 महीना होने के बाद भी उसको ये घटना घटित हुए 9 दिसंबर से आज 1 महीना होने के बावजूद उसका जो मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम है यज्ञराज अवस्थी, वो आज तक भी पकड़ा नहीं जा सका है। 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी मामला जो 3 साल पहले का एक मामला है और जिस मामले में राज्य सरकार ने पूरी तरह से वीआईपी को बचाने की कोशिश की है, इन्हीं के एक पूर्व विधायक की पत्नी के ऑडियो रिलीज के द्वारा वो मामला दोबारा से जो है जन चेतना में आ जाता है और तब से लेके कल रात तक 1000 से ज़्यादा प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड की सड़कों पे उत्तराखंड की जनता ने किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की कि न्यायिक संरक्षण में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में आप सीबीआई की जांच कीजिए। सारे ही जन आंदोलनों की, उत्तराखंड की जनता की, राजनीतिक संगठनों की एक बड़ी जीत हुई जब कल शाम को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। 24 दिसंबर को एक गैंगस्टर विनय त्यागी को उत्तराखंड की पुलिस रुड़की जेल से लक्सर कोट ले जाती है, जिसका दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और उसके रास्ते में 2 बाइक सवार गोलियां चलाते हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी के ऊपर गोली लगती है। 2 दिन वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बहन बाहर आके कहती है कि मेरे भाई को 750 करोड़ की लूट की जानकारी थी जो वो ईडी को देना चाहता था, इसलिए मेरे भाई को मार दिया गया। उसकी बेटी आके कहती है कि मेरे पिता को बचाया जा सकता था लेकिन लापरवाही करी और मेरे पिता को मारा गया। 5 जनवरी को इसी साल नए साल पे पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हल्द्वानी का पार्षद, उनका मंडल का उपाध्यक्ष अमित बिष्ट चिंटू अपने घर पे एक 22 साल के बच्चे नितिन लोहानी को बुलाता है और गोली मार देता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप ये टाइमलाइन को देखेंगे, पिछले 4 महीने के अंदर 2 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 3 मृत्यु हुई है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तौर पे उत्तराखंड की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज उनका अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक दिन भी पुष्कर धामी का अपने पद पे बना रहना उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के हित में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह से कानून का भय राज्य के क्रिमिनल्स के मन में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हैं। हम पूरी इस आंदोलन को, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को भी जहां जारी रखेंगे, वहीं एंजल चकमा के हत्यारे को जब तक पकड़ा नहीं जाता है उसके न्याय को जारी रखेंगे और इन तमाम ही मामलों में उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग और उत्तराखंड की जनता इन आंदोलनों को आगे बढ़ाएगी। परंतु पुष्कर सिंह धामी अब अपने पद पे बने रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं। आप अंकिता भंडारी को न्याय देने की बात कर रहे हैं, वीआईपी भी आप जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस वीआईपी का नाम लेने से क्यों डर रही है? उस वीआईपी के बारे में आप लोगों को पता है, आप सारा इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहे? उसका कारण क्या है? किस वजह का डर है? देखिए, कांग्रेस को किसी चीज का डर नहीं और हमारे नेतृत्व का तो राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती है। कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण हो, आपका जितने भी, प्रज्वल रेवन्ना हो, दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी थे और हमने इनके नाम खुल कर लिए। आज भी हम लोग जो नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, मैंने दोहराए हैं,
अजय कुमार का नाम है, दुष्यंत कुमार का नाम है, रेणु बिष्ट का नाम है, सबके नाम तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए और हम खुलकर ले रहे हैं, उनके परिवार भी ले रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करके यह साबित किया जाए कि यही वो वीआईपी थे। इससे सरकार और कानून प्रक्रिया कहां कमजोर पड़ रही है। हम कहते हैं कानूनी तौर से फास्ट ट्रैक में अब सीबीआई को, एसआईटी ने तो नहीं बताया कि ये वो वीआईपी हैं। अगर ये नहीं है तो कौन से वीआईपी थे? अगर कोई भी नहीं था तो क्यों आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री धामी आगे आकर नहीं कहते कि कोई वीआईपी नहीं था, या फिर बोले हाँ वीआईपी थे, इन पे शक था, इनसे जांच हो गई और इन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बताए तो सही। हम तो आज भी कह रहे हैं यही कुछ वीआईपी लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ऑल इंडिया भाजपा के प्रभारी हैं वहां के, जिनका आना जाना है, जिनकी बेशर्मी से जन्मदिन पर अभी एक तरफ लोग सड़क पर आंदोलित थे और वहीं दुष्यंत कुमार के जन्मदिन की बधाइयां उनके घर पर जाकर दी जा रही थी और वहां पर अंकिता भंडारी के पिता और लोग सड़कों पर थे। और आज एक महिला जो हमारी वहां पर आंदोलन में शामिल थी, गुस्सा है उसमें, उसने अपने तरीके से खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं दरातरी लेकर जाती हैं, उन्होंने कहा अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, तो हमें ये जाना हो, हमें हथियार उठाना होगा। उसने सिर्फ एक बात कही, आपने उसको उठाकर न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया। और जो लोग 1 जनवरी को पूरे देश में हथियारों का नंगा नाच करके एक कौम का इतनी गंदे तरीके से गाली देकर उनको कह रहे थे कि सबक सिखाओ और उनको मारो काटो, कोई कार्रवाई, कोई आवाज, कोई एफआईआर, कहीं कुछ नहीं होता है। सो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम खुलकर बैठे हैं, हम बता रहे हैं, नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधिकारिक रूप से लिए गए हैं, पर बात है कि सीबीआई की तरफ नजर रहेगी कि वो बताता है कि वो वीआईपी कौन था जिसको खास सेवाएं देने का दबाव अंकिता भंडारी बेटी पर था और उसने इनकार किया, बहादुर बेटी ने, और उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में वो जांच हो। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं? अभी भी आपकी मांग यही रहेगी? नहीं, मैं फिर कह रही हूं, हम इस मांग को अभी भी मांग रहे हैं, खाली सीबीआई नहीं, हमारी बिल्कुल मांग है जिसपे हम आज भी खड़े हैं कि सिटिंग जज के अधीन ये पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए, 2-3 साल नहीं, 6-8 महीने 2026 में ही उम्मीद करते हैं कि वो वीआईपी सामने आएगा और जिन्होंने भी सबूत नष्ट किए या करवाए उसमें उन पे सख्त कानूनी कार्रवाइयां हों। उसकी जगह पे कुछ और लोग हैं जो इसमें शामिल थे, जिनको बचाया जा रहा है, जिसमें आप कह रही हैं एक वीवीआईपी का नाम है, और भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें पुलकित आर्य जो रिजॉर्ट को चला रहा था, जो भाजपा के ही नेता विनोद आर्य का बेटा है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट बाप का है, बेटा चला रहा था और बेटा ने अपने 2 साथियों के साथ, जिनको दोषी भी करार दिया गया, माना कि गलत काम था, हत्या उन्होंने ही की है, दोषी करार देकर जेल गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? वीआईपी कौन था जिसको सेवा देने का दबाव था, उसे भी सजा होनी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए। दूसरा, रेणु बिष्ट का कहना है कि बुलडोजर उन्होंने चलाया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने शव के मिलने से 1 दिन पहले बुलडोजर चला के सारे सबूत नष्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता था हत्या हो गई है, शव आने वाला है और बिल्कुल लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए आपने अपने बचाव में ये कहा कि देखिए हमने बुलडोजर पर, लापता बेटी के मामले में बुलडोजर चल गया, कोई लापता होता है और बुलडोजर चलाते नहीं होता, लेकिन आपको पता था हत्या हो गई है, आपको पता था वीआईपी को सेवा देने के नाम पर हत्या हुई है, आपको पता था शव अगले दिन पुलिस बरामद करने वाली है और आपने 1 दिन पहले आपने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई नहीं की, आपने सबूत नष्ट किए। तो बिल्कुल, अब मैं आपसे दोबारा कह रही हूं, 3 तक नहीं रुक रही है बात उन वीआईपी जिनको सेवा देने के लिए बात थी, ये तीनों उगलेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं उगलेंगे कि उनको पता हम बाहर आ जाएंगे। सो वो वीआईपी कौन था? बुलडोजर चलाने का आदेश साफ रेणु बिष्ट कह रही हैं, दोषी इसमें साफ दिख रहे हैं, आपके पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबक लेकर इन्होंने ये किया और वो उन्होंने किया, वो भी शामिल हैं। तीसरा ये आता है कि संरक्षण कौन दे रहा है, कौन दिल्ली में बैठा बड़ा नेता है जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरह चीजें सामने आई तो उत्तराखंड की सरकार ही चली जाएगी और पता नहीं कितने नेता जो है वो दांव पर लग जाएंगे। इसलिए उत्तराखंड की सरकार और उन वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए एक संरक्षण का भी खेल कोई समूह है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बैठा जो कर रहा है। ये संरक्षण भी जो दे रहा है उनके भी खुलासे होने चाहिए। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक न्याय पूरा नहीं है, और ये न्याय का हक, पूरा न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष, ये लड़ाई हर तरीके से हम लड़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हमारे ऊपर
दबाव बनाया जा रहा है, वो चैट भी सामने आई थी। क्या उस चैट को लेकर के आप कुछ डिटेल्स आप लोग ले रहे हैं कि चैट में किससे उसके दोस्त से बातचीत हो रही थी उस चैट में? देखिए, मैं फिर और कहूंगी, उसी से ये खुलासा हुआ था कि कोई वीवीआईपी है जिसको सेवाएं देने की बात की जा रही है चैट के। उर्मिला है ना जिसका नाम है उर्मिला, हाँ। ये जो चैट है, ये चैट पब्लिक में उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने ही किया था, और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि उसमें साफ साफ लिखे होने के बावजूद अंकिता अपने आप मैसेज भेज रही है कि ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला है, उसको आपको स्पेशल सर्विस देना है। अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि एक 19 साल की लड़की को आप इतना घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आपके यहाँ काम करने आई है और वो गरीब घर से आती है। आप उसकी मजबूरी का लाभ उठा के उसको ऐसे दरिंदों के आगे आप वो कर रहे हो, और उसके बाद में सरकार मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आप 3 साल तक वीआईपी को प्रोटेक्ट करते हो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बना रहे हैं, और आप जो है कहते हो कि जी हमने तो सजा कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी। पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने राज्य सरकार के 3 साल की सारी कार्रवाई को नकार दिया। सड़कों पे उतरी जनता, एक भी ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां अंकिता की न्याय की मांग को लेके प्रदर्शन नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 दिनों में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं। कल रात मुख्यमंत्री बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने देखिए अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी। आपने घोषणा नहीं की है, उत्तराखंड की जनता ने आपसे घोषणा कराई है। 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बयान दे रहे थे कि भाई जांच जरूरी नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, इनके मंत्रीगण कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। कल रात सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तो आज सारे के सारे बोल रहे हैं देखिए हमने अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई जांच कर दिया है। तो पूरी तरह से पिछले 3 साल से वीआईपी को बचाने की कोशिश रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी, है और आगे भी रहेगी कि न्यायिक संरक्षण में जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, और जैसा अलका जी ने कहा फास्ट ट्रैक तरीके से होनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। ये मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों की, उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी जीत है कि कल शाम झुककर मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी है, और 4 महीने के अंदर 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई की जांच हुई है। तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश का शासन क्या कर रहा है? जब आप कोई मामले को, जनता का विश्वास आप खो चुके हो, तो फिर आपको अपने पद पे बने रहने का, आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो क्या उसके बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड बंद के फेवर में, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जीत है हम लोगों की ये, तो कल जो बंद उत्तराखंड के संगठनों ने किया, कांग्रेस क्या उसे समर्थन जारी रखेगी? देखिए, न्याय का पूरा हक मिल जाने तक लोकतांत्रिक तरीकों से लोग जो भी, उनका परिवार जो भी कदम उठाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके उस लोकतांत्रिक तरीकों से, उस लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो, कोई भी किसी भी तरीके से उनके साथ खड़ी है। आपको लगता है कि सीबीआई मांग थी हमारी, मान ली गई, काम खत्म हो गया? जी नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। ये निरंतर दबाव बनाए रखे जाना इसलिए बेहद जरूरी है। अगर ये दबाव नहीं बनाया गया तो वो वीआईपी कभी आपके सामने नहीं आएगा, वो सबूत नष्ट करने और करवाने वाले कभी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सरकारों को ये गलतफहमी हो चुकी है कि लोग मामले को उठाया था, अब घर चले गए, भूल गए और अब इसे खत्म कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? मैं आपको फिर कह रही हूं, पुष्कर धामी जी का बयान आया है कि इस पूरे आंदोलन में सरकार का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बहुत से काम रुक गए जो हमें करने थे, हम कर नहीं पा रहे हैं। जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित ना हो,
लोगों के साथ न्याय ना हो रहा हो। वो ईंट और पत्थरों के निर्माण से अगर आप एक शहर खड़ा कर देते हैं और राज्य जिसकी आत्मा मर चुकी है उसका क्या लाभ है। तो पुष्कर धामी जी का यह बयान बेहद ही शर्मनाक है कि ये पूरे आंदोलन से सरकार का और उनके जो फैसले, काम, मीटिंग थी, उसका नुकसान हुआ है। ये शर्मसार है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ये मांग को पहले ही मांग लेते, 3 साल के भीतर सीबीआई सिटिंग जज के अधीन जांच होती और सब कुछ सामने आ गया होता, वीआईपी भी, सजाएं भी, तो लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़ता। लेकिन आज भी सड़क पर उतरने का ही नतीजा है कि ये हो रहा है और लगातार न्याय का पूरा हक मिलने तक सड़कों पर उतरना ही होगा। अगर विधानसभाएं नहीं सुनेंगी, सदन नहीं, तो सड़क के रास्ते लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल हम खड़े हैं, हम पूरी तरह से उत्तराखंड कांग्रेस कहें या उत्तराखंड के जो आंदोलन में शामिल लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जिनको जेल भेजने की नोटिस आने शुरू हो गए, हमारे बहुत से कांग्रेस नेताओं को भी नोटिस आ चुके हैं और उनमें बहुत सी धाराएं ये वो करने के लिए बहुत कुछ डाल दिया गया है। और जाएंगे सब लोग हम कोर्ट, और जो सजाएं हमें इस लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को लड़ने में मिलेंगी, हम लोग उसको लड़ेंगे। इसी लड़ाई में मुझे भी चार्जशीट हो चुकी हूं, अभी फिर कोर्ट में सुनवाई है। जो भी फैसले आएंगे, हम सबको मालूम है कि एफआईआर होंगी, कोर्ट में मामले चलेंगे और हर तरीके का दबाव बनेगा। जेलों में भी लोगों को जाना होगा, सोनम वांगचू जैसे लोग जेल हैं, तो फिर हम बाहर क्या हैं। हम तो लड़ाई लड़ेंगे और सबको मुझे लगता है निर्भीक होकर इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। और स्वाभाविक तौर पे अंकिता भंडारी के माता पिता जिनके आंखों में आंसू हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ न्याय का पूरा हक मिल जाने तक, जब तक उन्हें एहसास नहीं हो, वो आकर कहें कि हाँ न्याय हो गया है, तब तक हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम अंकिता भंडारी के माँ बाप के मुंह से ये सुनने को बेचैन है कि जल्द सीबीआई फैसला सुनाए और उनके माँ बाप असली जश्न, असली जो है हम लोग खुशी तभी मना पाएंगे कि हुआ है न्याय। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों को। एक आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट को शालीमार बाग में देखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे शूट किया गया है। आम आदमी पार्टी लीडर का ही कहना है। 4 दिन की सरकार है, बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप कहेंगे तो पूरी दिल्ली और देश में पूरा चरमरा चुका है। अपराधियों को पूरा संरक्षण सत्ता में बैठी सरकार, नेता दे रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आप देखेंगे 1 से 10 तारीख में 14 हत्याएं हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में चाकुओं से, गोली से 14 लोगों को अभी मात्र 10 दिन में हत्या कर दी गई। ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है कि नागरिक अब सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल इन्हें सत्ता का संरक्षण है, इसलिए डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि उन्हें कोई बचाने वाला बैठा है, वो बच जाएंगे। तो मुझे लगता है गंभीर मामला अपने आप में, और केंद्र की सरकार, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली गृह मंत्री जी को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए।